नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के मतदान कल पूरे हो गए और इस तरह से 543 की जो हमारी लोकसभा है, उसमें 428 सीटों पर कल 6 बजे तक वोट डाले जा चुके। अब केवल बची हैं 115 सीट, जिसमें 2 ऐसे राउंड हैं जो छठे और 7वें राउंड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 मई को वो भी वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, 1 तारीख को वो वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। मैंने मई बोल दिया। अब देखा यह जा रहा है कि इन 428 सीटों पर जहां की कल वोट डाले जा चुके, वहां की स्थिति क्या है, किसको कितनी सीटें दिखाई दे रही हैं मिलते हुए। आइए इसी का जरा आकलन करते हैं कि 428 की अब तक मिल रही सीटों को अगर मान लिया जाए कि सारी वोटिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें वाकई उन 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर सारी सीटों की वोटिंग पूरी हो गई और केवल 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब लोकसभा की वोटिंग बाकी है। तो एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि साहब मेजॉरिटी पाने लायक और एक अच्छी मेजॉरिटी पाने लायक सीटों पर मतदान हो चुका है। 428 अगर पूरी लोकसभा मान ली जाए, तो फिर आज की क्या स्थिति है पार्टीवार, जरा इसका आकलन करते हैं। बाबा जी, अगर यही मान लिया जाए कि 428 ही कुल सीटें हैं, तो भाजपा और एनडीए की स्थिति आप क्या देखते हैं? इसके बाद जरा विपक्ष की इंडी गठबंधन की भी बात करेंगे। 428 कुल लोकसभा सीट अगर मान लेते हैं, छोड़ देते हैं 115, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये शायद भारत के इतिहास का पहला चुनाव होगा जहां 10 साल के बाद भी सरकार के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में नहीं दिखाई दे रही, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। और सरकार वापस आ रही है, मोदी जी तीसरा टर्म लेके वापस आ रहे हैं। इस बात में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन न तो राजनीतिक दलों के बीच में है और न पब्लिक के बीच में है। सही बात यह है, सच्चाई ये है। यहां तक कि कल मैंने एक सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट और एक कंपनी के, ऐसी कंपनी जो कि वो सर्वे नहीं करती हैं, जो उसके एक सीईओ टाइप बंदे को बहस करते सुना, तो वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूं, मुझे दूरबीन से देखने पर भी कहीं 400 सीट नहीं नजर आ रही है। तो बहस इस बात पे हो रही है कि सीट 400 आएगी या 350 रह जाएगी। 400 की लफाजी करते हो, नहीं नहीं आएगी 400, 370 रह जाएगी। 272 पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। 400 आएगी कि नहीं आएगी, इस पे है बहस। और सुनिए, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। मैंने यूपी घूम के देखा, फिर मैंने हरियाणा देखा और पंजाब देखा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यूपी के 400 किलोमीटर यात्रा की मैंने, और यूपी में मुझे एक भी बैनर पोस्टर नहीं दिखाई दिया। एक भी बैनर पोस्टर, मतलब बिल्ला जो लगाते हैं, कुछ भी नहीं। कोई प्रचार गाड़ी तक नहीं दिखी थी मुझे, जबकि अगले दिन चुनाव था, लास्ट दिन था चुनाव प्रचार का। तो उस दिन सर, जब मैं हरियाणा में आया हूं तो मुझे कुछ बैनर पोस्टर प्रचार गाड़ियां दिख रही थी, और पंजाब में काफी ज्यादा दिख रही थी। तो उसका कारण है, यूपी में सपा और कांग्रेस ने और बसपा ने टोटल वॉक ओवर दे रखा है पहले दिन से। इसलिए सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जानते थे कि एक को सीट नहीं आनी है, खाता तक नहीं खुलना है, इसलिए प्रत्याशियों ने अपना पैसा दबा लिया। पार्टियों ने तो दबाया, प्रत्याशियों तक ने पैसा दबा लिया। और जब प्रत्याशी भी खर्चा नहीं कर रहा है, तो फिर जो जीत रहा है वो क्यों करेगा पैसा खर्चा? उसको मालूम है तो जीत रहा हूं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एकदम ठंडा चुनाव था, कोई निकला ही नहीं प्रचार करना। अब आगे सुनिए,
हरियाणा में भी जनता और पार्टियां जानती हैं कि 10-0 होने जा रहा है, पर वहां लड़ाई है, मतलब वॉकओवर की स्थिति नहीं है, कांग्रेस लड़ रही है, इसलिए प्रत्याशी और पार्टी दोनों खर्चा कर रहे हैं। और पंजाब में घमासान मचा है, 5 पार्टियां हैं चुनाव में, और सचमुच जिसे राजनीतिक चुनावी घमासान अगर किसी प्रदेश में मचा है वो है पंजाब। तो आपको पंजाब में चुनाव होता दिख रहा है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में, जैसे पिछले हमने 5-6 चुनाव मैंने देखे हैं, उसकी तुलना में नहीं है, परंतु यूपी की तुलना में जहां एकदम सन्नाटा था, पंजाब में आपको जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, बड़े बड़े, मतलब कल मैं जालंधर से चला हूं और चंडीगढ़ आया हूं, 130 किलोमीटर की यात्रा की है। 130 किलोमीटर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सैकड़ों बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे रोड के किनारे। तो ये अंतर है तीनों राज्यों में, पहली बात। जहां तक बात है सर, 5 फेज कंप्लीट हो गए, सिर्फ 100 कुछ सीटों का चुनाव, 115 नहीं और भी कम, 100 से 115 अभी बाकी है 15। पर सर मैं आपको बताऊं, पब्लिक के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीडिया, समाचार माध्यम तो जानबूझ के उनका धंधा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना। सर पब्लिक के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहस सिर्फ उतनी सी बात पे तो हो सकती है कि 400 सीट आएगी कि नहीं आएगी, 370 रह जाएगी, 350 रह जाएगी, या 330 रह जाएगी। अच्छा, 330 से नीचे वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें सर कोई कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में, ये चुनाव मैंने एक चीज देखी है, वोटर, कार्यकर्ता, कैंडिडेट और पार्टियां, वो भी ये जानती हैं, देखो जीतना तो मोदी को है, हाँ कितनी सीटें आ रही हैं इस पर कंफ्यूजन हो सकता है। वो से लफाजी करने को, जो पहले 79 सीट दे रहे थे अखिलेश जी, कल 79 जीत रहे थे, कल 80, अब आखिरी वाली भी जीत गए कल। तो उनको बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं सर, 80 की 80 सीट जीत रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है सर, लोकतंत्र जीवित है देश में। अरे अरे सर, लोकतंत्र इतना जीवित है और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल और खुद अखिलेश जी का मनोबल इतना ऊंचा है कि पति और पत्नी जो है वो पड़ोस पड़ोस की 2 मोहल्लों से चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी और कन्नौज से। अरे साहब, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो जाके कुशीनगर पडरौना वाली सीट पे लड़ गए होते, अरे आजमगढ़ लड़ गए होते। सारा आजमगढ़ का जो गणित है वो आपके मुफीद है कागजों पर। बहरहाल, अच्छा, पंजाब के बारे में जो आपने कहा ना, मचा है घमासान, उसका आधार भी समझ में आता है। जब 4-5 कोणीय मुकाबला हो और वह भी 25 तारीख को छठे फेज में इलेक्शन होना है एक साथ सारी सीटों पर, तो वहां पर का चुनाव प्रचार का जो टेन्योर है वो भी लंबा हो गया ना सर, काफी लंबा चुनाव प्रचार हो गया। अब आप देखिए, मेरी जो गृहनगर की सीट है गोरखपुर, वहां 1 तारीख को चुनाव वोट डाले जाएंगे। तो इस हिसाब से तो रवि किशन शुक्ला वहां पर 2 महीने 2.5 महीने से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी एक फर्क आया है कि कहां पर कितना चुनाव लड़ा गया। अच्छा व्यालोक जी, एक मुझे सच बताऊं तो, ईमानदारी से अगर मैं कहूं, तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया कि 370 अकेले बीजेपी और 400 एनडीए पार, एनडीए पार का जो ये 400 का नारा था, मुझे ईमानदारी से कहूं दर्शकों तो ये एक साइकोलॉजिकल हथौड़ा था जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्मार्ट तरीके से विपक्ष पे चलाया था, जिसका कि लगातार जिक्र कर रहे हैं बाबा रामदास जी, हम लोगों ने भी किया कि अब बात इस पर नहीं हो रही है कि 272 कहां से लाओगे, बात इस पर हो रही है कि तुमको 370 नहीं पार करने देंगे और एनडीए को 400 नहीं पार करने देंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब जब 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका, प्रधानमंत्री कल पुरी में विश्वास से भरे हुए बाइट दे रहे थे, मैंने देखा दूरदर्शन के एक पत्रकार को, और उन्होंने कहा कि साहब अब हमारी यात्रा 400 की तरफ बढ़ रही है। वो अभी भी वो साइकोलॉजिकल हथौड़ा अपने हाथ में लेके उसी तरह हैं जैसे वो रोड शो में कमल का इस बार जो है ऐसे करके एक प्लास्टिक की कोई कमल की आकृति है जिसको लेके ऐसे ऐसे, तो वो वहां से मैंने मिलाया कि ये 400 वाला हथौड़ा क्या साइकोलॉजिकली है, और क्या नरेंद्र मोदी ने स्मार्टली ये चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं इसकी बहस
400 और 370 पर ले जाके खड़ी कर दी विपक्ष के लिए, जहां 272 की कोई बात ही नहीं हो रही। तो चुनाव साइकोलॉजिकली तो पहले ही जीत चुकी है एनडीए। अब आंकड़े कहां मैटर करते हैं, जैसे बाबा जी ने कहा। प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ साथ अपने पक्ष के लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको पता है कि भाई कहीं हमारे लोग जाके सो न जाएं कि भाई बहुत गर्मी है और 400 तो आ ही रही है या 300 272 तो आ ही रही है, तो इसलिए सफेद दाढ़ी वाले ने 400 की मांग कर दी कि भाई अब तो तुमको निकल के आना ही पड़ेगा। ओहो, गजब एंगल दिया साहब आपने, अद्भुत। जी, हाँ हाँ, इसको जरा विस्तार क्योंकि दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूपी में, बिहार में और बाकी जगहों पर भी जो दक्षिणी टोले के लकड़बग्घे हैं, शेर हैं, चीते हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो भी हैं, उनको जब वो देखेंगे कि बहुत घाम बा, बहुत रौदा बा, तो कहेंगे कि भाई 272 तो आ ही गई है, चलो एक वोट मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा। लेकिन ये 400 का कमाल है कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से लोग बांका आ रहे हैं, दिल्ली से लोग दरभंगा आ रहे हैं, बलिया आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ मेरे मित्र जो विदेशों में हैं वो भी आके अपना अपना वोट दे रहे हैं। और ये मैं मतलब पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब तक मैंने केवल ये देखा था कि समुदाय विशेष यानी हमारे मोमिन भाई जो थे, वही लोग अरब से, कतर से और तमाम जगहों से भर के आते थे, और उन लोगों का तो खैर टिकट वगैरह भी स्पॉन्सर किया जाता है। लेकिन इस बार जनता खुद से, मतलब एक दिन की छुट्टी लेके आए या 2 दिन की छुट्टी लेके आए, हमारे भाई साहब आए, मेरे 2 दोस्तों का परिवार आया, कम से कम दर्जन भर वोट तो मैंने देखे जो कल के चुनाव में पड़े हैं। और इसके पहले के चरण में, चौथे चरण में भी मैंने उस तरह का, मतलब मेरा पर्सनल ये है, तो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे 10-12 वोट जान रहा हूं तो आप भी जानते होंगे, दद्दा भी जानते होंगे, और इस तरह से है। तो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा देखिए, अब सबसे मजेदार बात कि जो ये तथाकथित 150 वर्ग मीटर का राष्ट्रीय मीडिया है जो सेक्टर 16 तक में फैला हुआ है, उसमें भी केवल 150 वर्ग मीटर में है, उससे आगे वो नहीं देख पाता है। वो वहीं बैठ के उसने घोषणा कर दी है कि विशधर राहुल की सरकार बन गई, और उसमें गृह मंत्री का पोर्टफोलियो नटटेड़ यादव को मिल गया है, और वित्त मंत्री रहेंगे हमारे यहाँ के चारा चोर के बेटे नौवीं फेल, जो आजकल मसीहा बने हुए हैं बिहार में। मुद्दा ये नहीं है कि 272 आ रहा है कि नहीं, जो दद्दा ने कह दिया है इस पर मैं ज्यादा ये नहीं लूंगा। ये सचमुच कमाल का चुनाव हो रहा है। अच्छा, कल परसों से एक नई बयार निकाली गई कि देखिए, सीटें हो सकता है कि 250 और 200 300 के बीच में फंस जाए भाजपा को अकेले, और तब क्या किया जाएगा साहब, तो तब मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर हटाया जाएगा, और उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, और उसके बाद फिर से एक नई ये होगी। एक और आ रहा है जो लगातार आ रहा है कि योगी जी को मोदी जीवा पसंद नहीं करते हैं, और योगी जीवा को बहुत दिक्कत है, और इस तरह से एक वर्ग विशेष, उस पर दद्दा विशेष जानकारी देंगे, वर्ग विशेष ने भी कस्में खा ली हैं और भाजपा को बर्बाद कर देंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। तो एक थियरी ये भी आ रही है कि योगी जीवा 40 से अधिक सीट नहीं जीतने देंगे। अब आप ऐसी तमाम थियरीज पर या तो हंस दें, या फिर आप उस पर सचमुच सोच के चिंतित हो जाएं, क्योंकि कुछ टट्टी टाइप के चिंतक हैं, विशेषज्ञ भी हैं, जो इस देश में बहुत आजकल एकदम पुरोधा माने जा रहे हैं कि उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा जानकार कोई नहीं हुआ है, और वो लगातार ये कर रहे हैं। समस्या क्या है कि हम लोग भूलते भी बहुत हैं, और इस देश में दंड का प्रावधान ही खत्म हो गया है। जैसे एक मीठे हैं योगेंद्र सलीम यादव,
उन भाई साहब ने लगातार, मतलब मुझे लगता है कि पिछले 5-6 चुनाव जो भी हुए हैं, अलग अलग विधानसभाओं के या लोकसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, हर एक में अपनी भद पिटवाई। इसके बावजूद उनको लोग अभी भी बुला लेते हैं, वो पूरी मक्कारी और अय्यारी के साथ सीना ठोक के बोलते भी हैं, लोग उनको सुनते भी हैं और सुनते भी लोग हैं, ठीक उनको है। कोट भी करते हैं। मजे की बात हाँ। यह है, आप देखिए इस देश में 90 करोड़ के करीब मतदाता होंगे, ठीक? बताता है। हाँ। हम्म। उसमें से मुझे लगता क्या है, मतलब 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास ग्रामीण आबादी होगी, राइट? बिल्कुल। ये 150 वर्ग मीटर का तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया किसी गांव में नहीं जाता, किसी जगह नहीं देखता, वह उस बूढ़ी माई को नाचते हुए नहीं देखता है कि बेटा बेटी नहीं दे रहा है, मोदी दे रहा है, मोदी को वोट देंगे और किसको देंगे। वह उस समूह के पास नहीं जाता है जहां बात हो रही है। कल की बात मैं बता रहा हूं, कल 5वें चरण का चुनाव मेरे यहाँ था जी। वहां पर बात हुई कि लालटेन को देना है, लालटेन आरजेडी का चिन्ह है, दर्शकों के लिए बता रहा हूं। तो बाकायदा वहां झगड़ा हो गया कि लालटेन को क्यों देना है, उसके बाप दादा ने कम बर्बाद किया है क्या, और मोदी को देंगे, मोदी को क्यों देंगे। और ये बात हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों को अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपने भी कहा है कि मोदी और जनता के बीच से कैंडिडेट हट गए हैं, लोग गरिया रहे हैं कैंडिडेट्स को, लेकिन जाके वोट दे रहे हैं। और यही चीज अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप में दिक्कत है और आप फंस रहे हैं। व्यालोक जी, ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में यही चीज नहीं पकड़ पाए थे। चलिए, पकड़ पकड़ को मैं व्यंजनात्मक रूप से कई बार दोहराऊंगा। उसके बाद जब जब राज्यों के चुनाव हुए थे, ये नहीं पकड़ पाए। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, इनसे फिर नहीं पकड़ा पाया। 2024 में देश का मूड क्या है, ये फिर नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये पकड़ने की कोशिश करने वालों का दोष है सर, इसमें जनता का दोष नहीं है। और एक चीज और मैं बताऊं, आपने बड़ा सही कहा कि ये 150 गज वाली जो स्थापित मीडिया है, जो मंडियों की दुकान है, सब्जी मंडी यानी खबर मंडी वाली जो दुकान है, वो वाकई ग्रामीण मतदाताओं को और एक्चुअल जमीन पर भारत क्या बोल रहा है, ये कभी समझ में उनको नहीं आया सर। और मैं दावा करता हूं कि प्रारब्ध और दद्दा की बाबा की खरी खरी, हम दो इन छोटे मंचों ने जितने जमीनी सर्वे किए हैं, मैं जितने लोकसभा सीटों पर होके आ चुका हूं, बाबा जी जितने लोकसभा सीटों पर आ गए हैं, बाबा जी मेरा दावा है ये मीडिया वाले नहीं गए हैं। ये व्यालोक जी जो कह रहे हैं, इनको पत्रकारिता के इतने 2 दशक का अनुभव है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा जी, 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 जी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चुनाव में मुझे एक सबसे बड़ा जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप गांव में चले जाइए, किसी एक पार्टी विशेष की बैठक हो रही है, नुक्कड़ सभा हो रही है या रैली हो रही है, उसमें भीड़ चपी हुई है, हजारों लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। और दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में चले जाइए तो वहां कौवे उड़ रहे हैं, वहां पंडाल एकदम खाली पड़े हैं, कोई है ये नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली वाली पार्टी चुनाव जीत रही है। मैंने हरियाणा में ये स्पेशली देखा है, पंजाब में देख रहा हूं कि लोग मजबूरन किसी एक पार्टी विशेष के लिए हाँ भर रहे हैं, उसका झंडा लेके घूम रहे हैं, उसकी रैलियों में जा रहे हैं, उसके रोड शो में शामिल हो रहे हैं, परंतु वोट दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। हरियाणा में पूरा का पूरा गांव आपको कांग्रेसी दिखाई देगा, परंतु जब ईवीएम खोलेगी तो पता लगा कि 80% वोट तो बीजेपी का निकल रहा है। तब ये लोग कहेंगे कि देखो देखो ईवीएम हैक हो गई। सर मैंने ये देखा कि जो डोमिनेंट कास्ट है, स्पेशली हरियाणा और पंजाब की, उसके खिलाफ बेचारा गांव का जो गरीब गुरबा है वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है आज भी। कल मेरी एक लड़के से बाकायदा इसी पे बहस हो गई, कहते जी सारा वोट तो हमारा है। मैंने कहा यस, सारा वोट तुम्हारा है, पर ईवीएम में नहीं जाएगा, वो तुम्हारी ईवीएम से निकलेगा नहीं।
आवाज थोड़ी आपकी बाबा जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से म्यूट तो नहीं हो गया। इसको नहीं, हाँ अब आ रही है। नहीं नहीं, आ गई अब ना आ आवाज। रही है। वो बीच में लोग फोन हाँ, करके करके डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, कोई बीच में बात फोन कर रहे हैं लोग। फोन भी तो मेरा सार्वजनिक हो गया है। ये देखिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। तो सर, लोग जो हैं मजबूरन डर के मारे बोल रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, हुड्डा को वोट देंगे। एकदम सही। फिर और जब ये उनसे मुझे कान लगता है में बाबा जी, बतियाओ। ये, हाँ, ये मुझे लगता है कि ये इस वजह से उन इलाकों में ज्यादा हो रहा है जहां पर खाप टाइप की ये जो जातीय पंचायतें होती हैं, ये जहां ज्यादा मजबूत हैं, इनका जो प्रेशर होता है, तो लोग भाई पंगा नहीं लेते हैं इनसे, और चुपचाप जो है वो कमल छाप जो जो बंगाल में डोमिनेंट कास्ट, मामला है, इसके लिए एक डोमिनेंट वर्ड कास्ट। है, डोमिनेंट कास्ट। उसको नाराज हम्म। गांव में नहीं करेंगे, उसके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। पर वही जो चुपचाप फुल छाप का नारा चला था ना बंगाल से, हाँ, मैंने वही सर कहा। वो नारा मैं हरियाणा में और पंजाब में देख रहा हूं। मुंह से कुछ मत बोलो, चुपचाप वोट दे के आओ। इसलिए बिल्कुल। सर ये और जो बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। एकदम सही बात है। और मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी जब 2014 का चुनाव जीत के आए थे, और पहला कोई मीडिया इंटरेक्शन उनका चल रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदलो। और मुझे लगता है कि ये चश्मा न बदला, न इनके चश्मे का नंबर बदला। नंबर भी वही है, और जब चश्मे का नंबर सर बहुत ज्यादा दिनों तक बदलना अवॉइड किया जाए तो धुंधला दिखाई देता है, और यही स्थिति इनकी साफ दिखाई दे रही है। कल मैं प्रारब्ध के ऐसे ही मेरे सामने वो वीडियो आ गया था, मैं आप दोनों को याद दिलाऊं, आप दोनों उस चर्चा में थे जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ था अभी। तो हम लोगों ने 1.5 घंटे के लगभग का लाइव किया था। दर्शकों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक डालेंगे, हालांकि उसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 1 डेढ़ घंटे की चर्चा है, और मेरा ऐसा मन लगा, मैं बहुत कम, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माफी मांगते हुए कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम अपनी चर्चाएं का वीडियो देख पाता हूँ। ये सच है आज ईमानदारी से, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय ही वो सारी चीजें सुनी होती हैं, तो मैं दोबारा जो है उसको नहीं सुन पाता हूँ। लेकिन कल मैंने 1 घंटा 36-37 मिनट के उस पूरे वीडियो को सुना, मेरा मन लग गया सुनने। वहां से जो निकल के बात आई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए 5 राज्यों के चुनाव, आलोक जी, एक ऐसे समय जब ये दिखाई दे रहा था कि राजस्थान में इतनी तेज रोटी नहीं पलट रही है, और छत्तीसगढ़ में मामला जो है एकदम उल्टा जा रहा है। बाबा जी की बात और आपकी दोनों की बात उसमें नोक-झोंक भी है कि आपने कहा कि ये जो टीवी चैनल वाला लोग है ना, ये लास्ट टाइम तक सांप और नेवले का लड़ाई कराने के लिए जंतर बेचने के नाम पर हम लोगों को ऐसे ही बैठाए रहेगा। मामला एकदम साफ है। अचानक 5 बजे बोलेगा कि वहां तो क्लीन स्वीप बीजेपी हो गई। तो ये यालोक जी आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आप मीडिया के हिस्से रहे हैं, और सबसे आपकी आपको मतलब मैं प्रणाम करता हूं, ऑन स्क्रीन प्रणाम कर रहा हूं कि अपने पेशे के बारे में अपना पेट जल्दी कोई खोलता नहीं है। ये एक बड़ी स्थापित बात है। सर, वाकई क्या ऐसा होता है स्थापित मीडिया में कि लास्ट तक जंतर बेचने के लिए सांप और नेवले की लड़ाई का इंतजार कराया जाता रहे? यही एक प्रोफेशनल, ये क्या व्यावसायिक मजबूरी है जिसके नाम पर इस तरह के फालतू सर्वे और इस तरह के इकोसिस्टम के लोग आके, योगेंद्र यादव जिनको आप मीठा बोलते हैं, सलीम साहब, वो आके इस तरह के ये सब प्रायोजित तरीके से क्या करने की व्यवस्था रहती है? क्या ये परंपरा है, या पैसा कमाने के लिए ऐसा किया जाता इससे भी घटिया बातें होती हैं, और जैसी जैसी बातें होती हैं, अगर वो सारी बातें मैं कह दूं तो या तो खैर लोग तो अब देखना वैसे भी बंद कर चुके हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ दिनों में ये जरूर होगा कि इन लोगों की पिटाई होने लगेगी, क्योंकि ये लोग जो जो करते हैं, केवल यही नहीं होता है कि 5 बजे तक, वो तो बहुत छोटा सा कुकर्म है। कुकर्म है? तो ये भी होता है कि ये लोग पूरी खबरें बैठ के बनाते हैं। और सर्वे कैसे होता है, अगर मैं मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, झूठ बोलने के आत्मविश्वास की दाद देता हूँ कि भाई अगर मैं 1 अरब लोग के मिजाज का सो कॉल्ड सर्वेक्षण करूंगा, तो मैं कहूंगा कि कम से कम 1 करोड़ लोगों के पास जाके पूछो और सुनो। जो सर्वाधिक ईमानदार सर्वेक्षण होता है वह होता है 5,000 लोग। उस 5,000 में भी
1 से 1,500 होटल के कमरों में किसी बिस्तर में बैठकर, एसी में बैठकर वो फॉर्म भर लिए जाते हैं और उसके आधार पर सर्वेक्षण होता है। तो इसलिए मैं बचपन से कहता आ रहा हूं और बचपन से मानता आ रहा हूं कि सर्वे से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। और इस पर एक कहानी मेरे पिता सुनाते थे औसत निकालने का, कि 3 वैज्ञानिक थे और सामने एक नदी थी। नदी तो सुनाइए सुनाइए, उसको सुनाइए। तो सबने कहा कि भाई कैसे जाओगे? तो उसमें से जो सबसे बड़ा गणितज्ञ था, सेफोलॉजिस्ट था, उसने कहा कि अभी पता कर लेते हैं। उसने बांस लिया और नदी की गहराई को नापा, तो कहीं पर नदी 4 फीट थी, कहीं 10 फीट थी। एवरेज उसने निकाला कि भाई 4.5 फीट की नदी है ना। और हम लोगों में सबकी हाइट लगभग 5.5 फीट है, तो कोई नहीं डूबेगा, चलो सब लोग नदी पार कर जाते हैं। तीनों जाके ससुर नीचे डूब गए, क्योंकि नदी तो बीच में 8 फीट की गहरी थी। तो ये सर्वेक्षण का जो काम है ये वही है। एक बात ये, दूसरी बात ये जो 5 बजे तक, वो 5 बजे तक नहीं, उनका बस चले तो अगले दिन तक। आप देखते होंगे ना, आप आजकल खास तौर से टीवी चैनल्स पर क्यों लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों यूट्यूब का इतना चलन हुआ है? शायद यही वजह है। हालांकि यूट्यूब पर भी लोगों ने जो गंद मचाई है, वो मुझे लगता है कि आधे साल में, लेकिन वहां साल भर में स्वतंत्रता वो है भी ना। चला जाएगा। हाँ, नहीं वहां नहीं ठीक है, स्वतंत्रता लेकिन है। वहां स्वतंत्रता है, लोग नकार देते हैं साहब, लोग नकार हाँ देंगे, बिल्कुल, आपकी औकात नहीं है कि आप किसी के फीड में आ पाए, है ना। तो हाँ वो तो एक बिल्कुल। देखिए, लोक मीडिया, जन मीडिया जो भी होता है, लोक जन प्लेटफॉर्म जो भी होता है, इसका ये तो बिल्कुल तय है कि आपने अगर घटियापन किया तो आपको उसी घटिया तरीके से वहां निपटा दिया जाता है। ये सोशल मीडिया में भी देखा गया। बाबा जी, आपका अंतिम वाच। म्यूट है सर, सर म्यूट है आप। देखिए, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबार को खरीदना थोड़ा महंगा है, छोटे यूट्यूबर सस्ते में बिक रहे हैं, ठीक। तो इसलिए गंदगी तो यूट्यूब वाले चैनल्स में भी पहुंच चुकी है। उनको भी मैं देख रहा हूं कि हरियाणा पंजाब में कैसे मैनेज किया गया है, या कैसे बाकायदा वो भी सुपारी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में एक अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया झूठ बोल के भाग जाता है, उसको पकड़ने का उस पे है, आप करने का कुछ कर नहीं सकते उस पे। सोशल मीडिया में नीचे एक कमेंट बॉक्स भी है, उस पे लोग सच्चाई बोल देते हैं कि ऐसा झूठ बोल रहे हो, तो उसमें पता लग जाता है कि एक्चुअल नब्ज क्या है। और मैं एक बात बताऊं आपको, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको असली तस्वीर जो पिक्चर मिल रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल रही है, जहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। पब्लिक, और सर पब्लिक झूठ बोलती नहीं। ठीक बात है। और वो अभी तब बाबा जी जब पब्लिक खुद चुनाव लड़ रही हो, तो खुद चुनाव लड़के खुद का परिणाम नीचे लिख देती है बड़े आराम से। 2014 में भी यही स्थिति थी सर। और सोशल मीडिया में तो बड़े लंबे समय से ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन, वहीं पोस्ट लिखिए और नीचे आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया जी। अंतिम 30 सेकंड अंतिम लूंगा। कल यहाँ हरियाणा में क्या हुआ कि एक स्थानीय नेता ने किसी एक पार्टी विशेष को समर्थन कर दिया, तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि फलानवा समर्थन कर दिया है, क्या होगा? मैंने कहा वो दिन गए जब वोटर किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष के बंधुआ गुलाम हुआ करते थे। आजकल हर वोटर स्वतंत्र है और अपनी मर्जी से वोट दे रहा है। अब वो किसी आइडियोलॉजी का या किसी पार्टी का या किसी नेता का गुलाम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपने विजडम से, अपने अंतरात्मा से सचमुच वोट दे रहा है। और इस बार वाकई ये जुमला नहीं है, इस बार वाकई जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सर, आपने तो किसी नेता चुनाव लड़ रही। सर आपने तो किसी नेता के ठेकेदारी खत्म होने की बात किया है,
मैं तो यहां तक देख रहा हूं इस चुनाव में, और इसका थोड़ा बहुत नजारा मैंने 2019 के चुनाव में भी देखा था। एक परिवार में कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता। ताऊ जी अपने परिवार के अगर 15 वोट हैं तो उसकी ठेकेदारी वो नहीं कर सकते कि वो वोट कहां निकल के जा रहे हैं। महिलाएं एक तरफा असर, मैं बताऊं, मेरा दावा है महिलाओं के 100 वोट में, मैं जल्दी नंबर नहीं बांटता हूं, लेकिन नेताजी लड़ रहे हैं चुनाव, जो उनके घर की महिलाएं कहां जाके वोट डाल दें, ये इसकी ठेकेदारी वो भी नहीं कर सकते, महिलाओं के मामले में मैं कह रहा हूं। और मुस्लिम वोट कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, इस पर मुझे लगता है कि इतनी बात हो चुकी है कि उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। व्यालोक जी, अब अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा। 428 हम लोग नंबर कोई बांचते नहीं, और जब देश चुनाव लड़ रहा हो, जब जनता खुद ही चुनाव लड़ रही हो, तो 400 और 370 के ट्रैप में विपक्ष पूरी तरह ऐसा फंसा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाया। क्या ऐसा हुआ है? देखिए, विपक्ष तो पहले दिन से चुनाव नहीं लड़ रहा। जिस विपक्ष का सबसे बड़ा नेता पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो, जिसको भारत से ज्यादा थाईलैंड जाना जरूरी हो, उस विपक्ष के बारे में क्या कहा जाए। जी जी। एक अलायंस बना था, इंडी अलायंस। अरे वाह, आपने था कह के आनंद दे दिया, आपने एकदम असली स्थिति बता दी। एक अलायंस बना था, वाह। उसके जो प्रणेता थे वो आजकल कहाँ पाए जा रहे हैं, उनको जरा देख लीजिए। हालांकि अच्छा, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो उन पर अभी कोई खास टिप्पणी नहीं करनी चाह रहा हूं मैं, लेकिन वो देख लीजिए। ममता बानो है, वो कल फिर उनको दिव्य ज्ञान हुआ कि वो अलायंस में है। उसके पहले कह रही थी कि हम बाहर से समर्थन देगा, बाहर से समर्थन देगा, भीतर से समर्थन देगा कि नहीं देगा, कितना सीट जीतेगा, वो सब बाद में बात है, पहले हमको प्रधानमंत्री बनाओ। एक उसका और बहुत बड़ा पार्टनर है सीपीआई, जिसको पूरे देश में शायद 1% वोट मिल जाता होगा, या 1% तो बहुत ज्यादा हो गया, 90 करोड़ का नहीं, ज्यादा माइनस 0.00 कुछ में जाता है। उसका खेल देखिए, वायनाड में विषधर राहुल के खिलाफ जो महासचिव है उसकी पत्नी लड़ रही है। राहुल कह रहे हैं कि भाई विजयन को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है मोदी सरकार। राहुल तो सिखा रहे हैं मोदी जी बात को, ये दे रहे हैं, और अभी वो जा रहे हैं रायबरेली में राहुल का प्रचार करने। तो ये जो बना था गठबंधन, ये मतलब अजीब सा है। दो लड़के जो कुनबा मत कहिए सर, भानुमति का कुनबा मत कहिएगा प्लीज, क्योंकि भानुमति के कुनबे के इस ऐतिहासिक जुमले का अनादर हो जाएगा। ये भानुमति का कुनबा भी नहीं है। मैंने कहते कहते अपने आप को रोक लिया। पैंडोरा बॉक्स है ये, ठीक है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि यूपी में 2 लड़के पहले भी आए थे, और वो भाई लोग क्या गुल खिलाए वो सब जानते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक गठबंधन बना था, उसकी परिणति भी ऐतिहासिक होगी। 4 जून को हम लोग देख लेंगे, ये इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। बिल्कुल। और दर्शकों, बाबा रामदास जी को एक बहुत आवश्यक मीटिंग में जाना था, वो अपने स्थान पे भी नहीं है, वो कहीं बाहर हैं, यात्रा में हैं, और इसलिए उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया और मैं बस समेट ही रहा था। खैर व्यालोक जी, यहाँ तो अब ये स्थिति साफ हो जाती है कि अब तक 428 सीटों पर जहां मतदान हो चुका है उसमें तस्वीर बहुत क्लियर है। और एक बड़ी मजेदार, हम यहाँ कोई सफोलॉजिज्म करने नहीं बैठे हैं, आपको कोई नंबर नहीं बताएंगे, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर में जो माहौल चल रहा है, वो माहौल यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वोटर, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है, प्रत्याशी की भी जगह नहीं है। प्रारब्ध पे आपने फील्ड के भी वीडियोस देखे हैं, हम जनता के बीच में बैठ के बात किए हैं, स्थिति यही चल रही है। और मेरा विश्वास अब आज ये दृढ़ता से बोल रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार के ट्रैप में फंस चुका है। और व्यालोक जी की इस बात को मैं अंडरलाइन करूंगा, दोबारा अंडरलाइन करूंगा, कि ये साइकोलॉजिकल वार थी
और ये प्रधानमंत्री ने खुद अपने लोगों को दिया कि मैं तीसरी बार आ रहा हूं, इसमें निश्चिंत होके चारपाई पकड़ के घर में मत बैठ जाना, तुम्हें 370 के लिए काम करना है, तुम्हें एनडीए को 400 पार पहुंचाना है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव अकेले लड़ते हुए दिख रही है, जनता उसके साथ दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 428 की इस सीटों में 272 का आंकड़ा तो न जाने कब पार हो गया। अब बाकी बची 115 सीटें कितनी ऐड करती हैं, ये नंबर्स देखिए, हम कोई नंबर नहीं बताते। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा रामदास जी, देखिए दर्शकों, ये बड़ा प्रैक्टिकल होता है कि किसको कहीं जाना है तो बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद देते हैं। छोटी सी क्लिपिंग काट के उनको भेज दी जाएगी या कह दिया जाएगा पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको धन्यवाद लास्ट में दिया गया है। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करने की हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।